चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब एक चीज़ और देखते हैं। अगेन हमारा वही एसएससी एबीसी लिमिटेड, ये हमारी फैक्ट्री तो दिल्ली वाला, इसने गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड यूपी। अब बताओ, एबीसी लिमिटेड ने SEZ यूपी SEZ को सामान बेचा, कैसी सेल? इंटरस्टेट। अच्छा, अगर इसमें से मैं SEZ हटा दूं तो हाँ जी, हाँ, दोनों केस में इंटर है, चाहे SEZ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक दिल्ली में, एक यूपी में। यहाँ तक बात क्लियर है? ये इंटर है। जब इंटर होगा तो क्या लगेगा? IGST लगेगा। एक ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन, एबीसी लिमिटेड, इस दिल्ली वाले ने अपनी यूपी की ब्रांच, इसकी ब्रांच है यूपी में, इसको सामान भेज दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन में एक ये थी, दूसरी ट्रांजैक्शन ये है, गुड्स वर्थ ₹8 लाख। एबीसी लिमिटेड दिल्ली ने एबीसी लिमिटेड यूपी को, अपनी ब्रांच को 8 लाख रुपए का सामान भेजा है। विल इट दिस सप्लाई अट्रैक्ट GST और नॉट? पहला तो क्वेश्चन है, क्या इस पे GST लगेगा भी या नहीं लगेगा? हाँ जी, क्या इस पे GST लगेगा नहीं लगेगा? रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो GST लगेगा नहीं लगेगा? पहले तो ये बता, GST लगेगा नहीं लगेगा, बाद में सोचेंगे ना फिर हम कौन सा लगेगा। लगेगा। अब लगेगा तो कौन सा लगेगा? कौन सा GST लगेगा? मतलब इंटर सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है? इंटर। कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे, एक ही बच्चे बार बार जवाब दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा? इतनी देर सोचना ही नहीं था। ये रहा दिल्ली, ये रहा यूपी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रांच अपने आप को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन, ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। तो इंटर और इंट्रा से कोई मतलब, दिल्ली और यूपी से फर्क पड़ेगा हमेशा। इंटरस्टेट, ब्रांच और नॉन ब्रांच से कोई मतलब नहीं। जैसे ये अलग पार्टी है, ये भी अलग पार्टी है, एक है ना, ये अलग पार्टी है। अब एक चीज़ और है कि देखो, यहाँ से ये 8 लाख रुपए का सामान भेजेगा, उस पर 28% मान लो GST लगाएगा, तो वो GST यहाँ पे इसके लिए क्या बन जाएगा? ITC तो बन जाएगा। तो यहाँ पे GST वाले चालाकी कर गए। यहाँ पे पता क्या करें, आप जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो तो एनी वैल्यू पे ले आओ, किसी भी वैल्यू पे ले आओ। क्यों? क्योंकि जितना आप यहाँ पे आउटपुट जनरेट करोगे उतना यहाँ पे ITC उठा लोगे। तो कह रहे हैं एनी वैल्यू पे ले आओ, तुम्हारी मर्जी है। ब्रांच ट्रांसफर ही तो करे, 100 रुपये पे ले आओ, 50 रुपये पे ले आओ, अपनी मर्जी से ले आओ। क्यों? अगर ITC लेना है तो ध्यान रखना, अगर इसको ITC नहीं मिलता होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर ITC क्लेम करेगी ये वाली ब्रांच, इफ दिस ब्रांच इज एलिजिबल टू क्लेम ITC ऑन दिस सप्लाई, देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई कुड बी एनीथिंग। If this branch is not eligible to take ITC of such supply, then the supply would be made at a fair market value। जितने में आप नॉर्मली किसी को बेचते हो सामान, फिर आपको 8 ही लाख रुपए का बिल बनाना पड़ेगा इस वाली को, दिल्ली को। अगर ITC यूपी वाली ब्रांच को नहीं मिलता है तो 8 ही लाख का बिल बनाना पड़ेगा। अगर यूपी वाली ब्रांच को ITC मिलेगा तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कुछ भी बना सकते हो। अगर ITC नहीं मिलता होगा तो 8 लाख का बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि यहाँ से अगर मान लो इसको ITC नहीं मिलता हो और मैंने 100 रुपये में सामान भेज दिया, तो इसको कितने का नुकसान है? ITC का नुकसान। ITC तो वैसे भी नहीं मिलता था, लेकिन इसकी सेल भी कितनी चढ़ी? 100 रुपये की। ये 28% 100 रुपये पर 28 रुपये तो लगाएगा, क्या होगा? इसको 28 रुपये का नुकसान है ना। तो मैंने तो कई लाखों रुपये का टैक्स बचा लिया। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये वाली कहानी मत खेलना। अगर आपको ये वाली ब्रांच को ITC नहीं मिलता है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। इफ द रेसिपिएंट ब्रांच इज एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, तो एनी वैल्यू, देन एनी वैल्यू। क्लियर हो गया? मैं ये कह रहा हूँ
अच्छा, दिल्ली के हेड ऑफिस से यूपी की ब्रांच को सामान गया, ये बात क्लियर हो गई। इस पे तो इंटर स्टेट सप्लाई है, IGST लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप लॉजिकल सोचो, अगर ये 8 लाख रुपए का बिल बनाएगा, 18% के हिसाब से 1,44,000 रुपये का GST लगाया इसने, तो ये आएगा, क्या नाम लेते हैं, IGST। ये बिल बनाया, ये IGST उठ के यूपी में आ गया, यूपी वाली ब्रांच इसका 1,44,000 रुपये का इनपुट ले लेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सरकार को सेंट्रल में यहाँ पे एक बार 1,44,000 रुपये मिले, वही 1,44,000 रुपये को यहाँ सेट ऑफ करने को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो एक टैक्स उसी इकोनॉमी में तो घूम रहा है, उसी ट्रांजैक्शन के लूप में तो घूम रहा है। तो यहाँ उसने आउटपुट में टैक्स ले भी लिया अगर इस दिल्ली वाले से, तो यूपी में आके क्रेडिट भी तो देना पड़ेगा। यही तो होता है, सप्लाई चेन में ही तो पैसा घूम रहा है। तो अब लेकिन तो या तो सरकार को कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सरकार क्या कह रही है, डिपार्टमेंट कह रहा है अगर ये ITC क्लेम नहीं कर सकता, अगर ITC क्लेम नहीं कर सकता, अगर ITC क्लेम कर सकता था तो मान लो ये 100 रुपये पे सामान आता, यहाँ पे 100 रुपये, ITC भी कितना लेके आता है, 18 रुपये लेके आते हैं, कर लो 18 रुपये का ITC क्लेम, यहाँ से 18 चले, यहाँ पे 18 आगे, क्या सरकार को कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। अब जब आप इस 8 लाख के स्टॉक को यहाँ बेचोगे तो टैक्स कलेक्ट करोगे ना एक्चुअल में, तो सरकार को नुकसान नहीं था। लेकिन नुकसान क्या है कि ये ITC मान लो क्लेम नहीं कर सकता, इसे ITC एलिजिबल नहीं है, और आप यहाँ से 100 रुपये का सामान यहाँ भेज दो, तो सरकार को इस वाली ट्रांजैक्शन पे सेल मिल टैक्स मिला, 18 रुपये का तो टैक्स मिला, जबकि मिलना कितना था, 1,44,000 रुपये का टैक्स मिला था। तो इस वाले पे तो मिला ही नहीं, इसका बेनिफिट तो बाद में जाएगा, इसको तो मिला ही नहीं। तो सरकार को इस वाले ट्रांजेक्शन पे टैक्स चाहिए बेसिकली। तो अगर ITC क्लेम नहीं कर सकती है आपकी रेसिपिएंट ब्रांच और रेसिपिएंट हेड ऑफिस वाइसा वर्सा, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे बिल बनाना पड़ेगा। अगर वो रेसिपिएंट ब्रांच और रेसिपिएंट हेड ऑफिस ITC क्लेम कर सकते हो तो यू कैन मूव द ट्रांजैक्शन एट एनी वैल्यू, है ना, एट एनी वैल्यू। तो स्टॉक को आप किसी भी वैल्यू पे मूव करा सकते हो। चले आगे, सेक्शन 11 बस लास्ट आज का ना, बोर हो जाओगे नहीं तो फिर आप। सेक्शन 11, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो या इंडिया से बाहर भेज दोगे, जब आप इंपोर्ट करोगे तो अगेन गुड्स कहाँ पे आएगी, गुड्स आर डेस्टिन्ड टू इंडिया, गुड्स इंडिया में आएंगी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आएंगी। तो जब यहाँ पे कस्टम पोर्ट पे जब सामान रिलीज कराओगे तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या लगेगा, कस्टम पोर्ट पे क्लियरेंस कराने पे हमेशा IGST लगेगा, एंड दैट टू अंडर RCM में लगता है GST, है ना, आपको RCM में IGST पे करना पड़ता है, RCM में IGST पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेके बैठा हुआ है, आपको RCM में GST पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स का आउटसाइड इंडिया तो आपको क्या देना पड़ेगा, RCM में GST देना पड़ेगा। इसके ऊपर कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग केस चला था, बहुत अच्छा केस, मोहित मिनरल्स। भारत सरकार के ऑफिसर उनसे भी ज़्यादा भोले भाले हैं जितनी भारत सरकार है, ये ऑफिसर इनसे भी ज़्यादा भोले भाले हैं, भारत सरकार से भी ज़्यादा। वो तो सरकार के लोग तो भोले भाले हैं, ऑफिसर उनसे ज़्यादा भोले भाले हैं। इन्होंने क्या करा, मोहित मिनरल एक कंपनी है जो क्या करती है, अपने केमिकल इंपोर्ट करती है ना, कुछ केमिकल इंपोर्ट करती है बाहर से। और वो क्या होता है, ये इंपोर्ट वाला कस्टम वाला कहानी समझ आ गई, कहानी में कस्टम वाली कहानी समझ आ गई तो दूसरी वाली कहानी समझते हैं, केस लॉ है। तो ये कस्टम वाली कहानी में इतना ही है, अगर आप इंडिया में खरीद के लाओगे तो आपको कस्टम फ्रंटियर पे क्लियर करते हैं ITC दें और RCM में IGST पे करना पड़ेगा, यानी कि जब आप कस्टम से क्लियरेंस कराओगे हमेशा RCM में GST पे करना है। और जब आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होता है, उस पर टैक्स लगता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोर्ट करके भारत में फॉरेन करेंसी का भंडार लेकर आ रहे हो, आप फॉरेन करेंसी को इंडिया में लेकर आ रहे हो। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को मोटिवेट करती है कि जो भारत में फॉरेन करेंसी लेके आएंगे ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, जितना भारत करेंसी का भंडार अच्छा होगा उतना स्टेबल सिचुएशन भी कंट्री की अच्छी होगी। तो एक्सपोर्टरों को इंसेंटिव्स होते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट पे जीरो रेटेड सप्लाई है। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है ओनली द गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सपोर्टेड बट नॉट टैक्सेज, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहता है कि आप टैक्सेज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने टैक्स लगा के बाहर भेज दिया तो टैक्सेज एक्सपोर्ट हो जाएंगे, तो टैक्सेज कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, केवल गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट होंगी,
तो उस पर 0 ड्यूटी टैक्स होता है, एक चीज़। अब वापस आते हैं कोर्ट केस पे। मोहित मिनरल क्या कर रहा है, आप इंडिया के बाहर से कि लेट्स से यूएसए से मिनरल खरीदता है। जब वो अपने केमिकल खरीद रहा है यूएसए से, तो 2 मोड हैं। एक तरीका ये है कि वो अपने यूएस बायर को बोलेगा, जब बाहर से माल आता है तो उस पर फ्रेट भी लगती है, इंश्योरेंस भी है और कॉस्ट भी है, मटेरियल कॉस्ट भी है, तीनों चीज़ें हैं। अब अगर वो 3 अलग अलग वेंडर सिलेक्ट करेगा, ध्यान से सुनना, अगर वो 3 अलग अलग वेंडर सेलेक्ट करेगा, तीनों लोग अपना अपना बिल बनाएंगे। मान लीजिए इंश्योरेंस है 1000 रुपये का, सॉरी फ्रेट 1000 रुपये की, इंश्योरेंस 500 रुपये का, लाखों में मान लो, कॉस्ट 10,000 रुपये की। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आपके पास आपने कितने लोगों को पेमेंट करनी है? 3 लोगों को पेमेंट करनी है। तो जब कस्टम पे तीनों के बिल आपके पास आएंगे तो इन तीनों पे आरसीएम पे करना पड़ेगा इंडिया में। बात क्लियर हो गई? सामान इंडिया में आया, आपके पास एक इंश्योरेंस की पेमेंट, एक फ्रेट की पेमेंट है, इंश्योरेंस की पेमेंट है, मटेरियल की कॉस्ट की पेमेंट है। तो 3 बिल रेज हो रहे हैं, 3 अलग अलग वैल्यू आपके पास डिफाइंड है। तो इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी और इस पर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? लेकिन आपने क्या करा, आपने अपने यूएस वाले सेलर को बोला, भाई तू एक काम कर, मेरे को नहीं पता तू किससे फ्रेट करवाएगा, किससे इंश्योरेंस करवाएगा, और कॉस्ट तो तू दे ही रहा ना, तो एक काम कर, मुझे ना 11,500 रुपये दूंगा मैं तेरे को, केवल मेरे को नहीं पता तू इनसे क्या करवाए, मैं डायरेक्ट 11,500 इसको दूंगा, है ना, 10 और 11,500, मैं डायरेक्ट 11,500 रुपये किसको दे रहा हूँ? अपने सेलर को। अब जो मेरा सेलर है वही इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगा, वही फ्रेट को पेमेंट करेगा और अपनी कॉस्ट रख लेगा इसमें से। ये बात क्लियर हो गई? ये 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है, इंपोर्ट में ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो मोहित मिनरल क्या करता था, वो इस वाली ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था। वो ऐसे नहीं करता था कि मैं कब इंश्योरेंस वाले को ढूंढूंगा, फ्रेट वाले को ढूंढूंगा, मेरे बस की नहीं है। तो जब मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, इसको बोल दिया, सीधे बात खत्म। अब इसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई, प्लस इस पर आईजीएसटी ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब भोले भाली सरकार और उसके भोले भाले ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि भाई तुमने 11,500 रुपये तो सामान तो खरीद लिया, लेकिन इसमें इंश्योरेंस भी होगा, इसमें फ्रेट भी होगा, तो इसके ऊपर आरसीएम कौन देगा? अब मैंने 11,500 रुपये आरसीएम दे दिया ना एक बार, तो मैं इसके दोबारा अलग अलग कह रहा, नहीं इसकी वैल्यू अलग अलग करो और उस पर टैक्स दो। समझ लो, ये जीएसटी का ऑफिसर है, कोई गली में चलता फिरता आदमी नहीं है, जीएसटी के ऑफिसरों की डिमांड थी है। अब जब एक बार टैक्स दे दिया तो कह रहा है ये तो तुमने बंडल पे दिया ना, तुम्हारे पे तो सर्विसेज तो तुमने, ये 2 अलग भी तो नहीं है, ये 2 सर्विस भी तो है इसके अंदर, बिना इन 2 सर्विस के सामान तो आ नहीं सकता आपका, तो आप इसकी वैल्यू को रिवर्स कैलकुलेट करो, उस पर आरसीएम और दो। मोहित मिनरल अजीब दुविधा में फंस गया। तो मोहित मिनरल गया कोर्ट में, पहले शायद ये केस गुजरात हाई कोर्ट गया था, गुजरात हाई कोर्ट गया तो गुजरात हाई कोर्ट से मोहित मिनरल के फेवर में डिसीजन आया कि दोबारा इस पर आईजीएसटी नहीं ले सकते आप, एक बार उसने दे दिया। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन अप्लाई होता है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कर रहा था, ये फ्रेट और इंश्योरेंस इन दोनों की सर्विस किस कंपनी ने हायर करी है? यूएसए ने, है ना। इन दोनों की सर्विस किसने हायर करी? यूएसए की कंपनी में। तो यूएसए और जो सर्विस दे रहा है वो भी कहीं बाहर कंट्री में है ना, जो यानी कि अब आप प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर इंपॉर्टेंस देखोगे तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है? इन दोनों की लोकेशन बताओ कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया, है ना, आउटसाइड इंडिया। ये बात क्लियर हो गई? हेलो। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ है? वो भी आउटसाइड इंडिया है, दोनों तो आउटसाइड इंडिया है। तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, लोकेशन रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में जीएसटी कैसे आ सकता है? इस वाले केस में आ गया। इस वाले केस में क्या था, लोकेशन और रेसिपिएंट इंडिया आ गई थी। इस मोहित मिनरल ने ये चीज़ें अरेंजमेंट करी थी और मोहित मिनरल ने इनको पैसा दिया है, तो लोकेशन और रेसिपिएंट इंडिया आ गई थी यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन इस वाले केस में तो दोनों बाहर है ना, लोकेशन और सप्लायर लोकेशन दोनों इंडिया के बाहर है, तो जीएसटी कैसे लग सकता था? तो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डिसाइड हुआ है। और जीएसटी के भोले भाले लोग पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देने इतने भोले भाले लोग हैं, कह रहे हैं कि ये तो हमें जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी थी, हम इसलिए जीएसटी लगवा रहे हैं इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अच्छी तरह से हड़काया था, बहुत ज़्यादा केस वायरल हुआ था ये। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जीएसटी काउंसिल जितनी तुम्हें रिकमेंडेशन दी तुम सारी मान लेते हो क्या? सारी तो मानते नहीं, ये कैसे मान ले रहे हो? तो ये मोहित मिनरल का केस बहुत फेमस केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत डांटा था, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा था हमें जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे हम जीएसटी मांग रहे हैं। उसने बोला क्या इतनी रिकमेंडेशन क्या तुम सारी मानते हो? और जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन आर ओनली रिकमेंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट मान ले उसे, सीबीआईसी उसको अप्लाई करे ना करे, सीबीआईसी की अपनी पावर है, तो वो रिकमेंडेशन होती हैं, मैंडेटरी नहीं है। कह रहे आप जीएसटी कैसे ले सकते हो? तो ये इतने भोले भाले लोग हैं।
तो अब हमारा सेक्शन 10 और 11 तक हो गया, कर दें ख़त्म।